वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माई चैनल दृष्टि IAS। देखिए, इस वीडियो में हम रवि सहाग की हिंदी साहित्य की कॉपी देखेंगे। आप इनकी देखेंगे कॉपी, आपको लगेगा कितनी बेहतरीन कॉपी है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात इसमें ये बताऊं कि आप इनके मार्क्स देखिएगा, इनको बहुत अच्छे मार्क्स और हर आंसर में आपको वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दिखेगा। इसीलिए ये कॉपी मैं आपके लिए लाई हूँ कि बेहतरीन कॉपी है। तो चलिए, और देखिए, जो लोग हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वैसे ही रिसोर्सेज थोड़े से कम रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा और हमें लगता है कि यार जो रिसोर्सेज हैं हम उनको अच्छे से गो थ्रू करें और अच्छे से थोड़ा उसमें देखें कौन कौन से पॉइंट्स हमें अपने आंसर राइटिंग में ऐड करने हैं। क्योंकि ये जो मेरिट है आपकी यूपीएससी की, जो मेरिट है, अगर आपको अंडर 50 में लाना है तो आपकी आंसर राइटिंग ही लेकर आएगी। प्री में सिलेक्शन होने से कुछ नहीं होता, ये तो आप सभी जानते हैं। तो चलिए से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले वाला पार्ट मैं डाल चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से डाल दूंगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है, भाषा और बोली में अंतर बताना है। सबसे पहले हम इनके मार्क्स देखें तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, वेरी गुड है ना। तो इस तरीके के मार्क्स हमारे लिए ड्रीम मार्क्स हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आपको मार्क्स देखा है, फिर अब हम इनके आंसर राइटिंग में जाते हैं। इसमें कहा गया है भाषा और बोली में अंतर। तो भाषा व बोली में अंतर करें तो हम पाते हैं कि अंतर वस्तुतः भाषा वैज्ञानिक है, ना होकर सामाजिक भाषा वैज्ञानिक है। जब कोई बोली विभिन्न सामाजिक राजनीतिक कारणों से अपनी अन्य बोलियों से उच्च स्थान प्राप्त कर लेती है तो वह भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। उदाहरण, आधुनिक काल में विभिन्न राजनीतिक कारणों व नव जागरण के प्रभाव में खड़ी बोली का भाषा के रूप में विकास। ठीक है, अंतर देखें तो इन्होंने पहले क्या किया, एक छोटा सा इसका बैकग्राउंड बनाया जिसमें उन्होंने हिस्ट्री, पॉलिटी सबको ऐड किया। ठीक है, अब इसमें भाषा बोली का जो स्पेशल जो अंतर है, वास्तुनिक अंतर बोले या फिर आप बुकिश अंतर बोले, तो वो ये है, भाषा मानक व परिष्कृत रूप होता है, बोली स्थानीय व आंचलिक स्वरूप होता है। भाषा निश्चित व्याकरण होती है, बोली में कोई आवश्यकता नहीं होती है। भाषा विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र होता है, बोली सीमित स्थानीय रूप होती है। भाषा निश्चित लिपि होती है और बोली के लिए कोई लिपि की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद भाषा शासकीय मान्यता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए चीन की मंदारिन, इजराइल के हिब्रू, और बोली की कोई शासकीय मान्यता आवश्यक है नहीं है कि होगी। आप देखिए ना, हिंदी को शासकीय मानता है, कहीं बहुत सारी जगह बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, अवधी इस तरीके की भाषा बोली जाती है, तो उनको इस तरीके की कभी हमने सुना नहीं कोई शासकीय मानता हो। ठीक है, तो प्रयोग का क्षेत्र विविध क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक है। इसका बोली का प्रयोग सीमित व स्थानीय व्यवहार में होता है। भाषा वस्तुनिष्ठता अधिक है, ध्वनि में अधिक आत्मविश्वास है। वैज्ञानिक व तकनीकी विकास भाषा में होता है और बोली में उतना वैज्ञानिक व तकनीकी विकास नहीं होता है। इस प्रकार इन दोनों का अंतर मुख्यतः विकास के स्तरों पर ही दिखाई देता है। तो देखिए, यहाँ पर इनको वेरी गुड मार्क्स मिले हैं और बहुत अच्छा लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बताना है। तो देखिए, राष्ट्रभाषा से तात्पर्य वह भाषा जो राष्ट्र की प्रमुख भाषा होती है, जिसमें राष्ट्र के व्यवहार निभाए जाते हैं और राष्ट्र की सामाजिक संस्कृति समाई होती है। उदाहरण के लिए देखें तो जर्मनी की भाषा। राजभाषा से तात्पर्य शासक या संविधान द्वारा सरकारी कार्यालय व प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली मान्यता प्रदान की गई भाषा से है। उदाहरण के लिए जैसे कि भारत में हिंदी। अल्प भाषाई विविधता वाले देशों में दोनों स्तरों पर एक ही भाषा विद्यमान होती है, किंतु भारत जैसे देश में भाषाई विविधता के कारण स्थिति अलग है। अतः स्थिति यहाँ पर अलग है। यहाँ 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं, जबकि हिंदी राजभाषा है। याद रखिएगा। अब राष्ट्रभाषा और राजभाषा में जो अंतर है, राष्ट्रभाषा निश्चित व वस्तुनिष्ठ अर्थ में होना आवश्यक नहीं है और राजभाषा सभी शब्दों का अर्थ वस्तुनिष्ठ परिभाषिक निश्चित है। राष्ट्रभाषा की बात करें, देखिए इसमें भी इनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, वही 6.5 और गुड A+ मिला है। तो
राष्ट्रभाषा में देखें तो राष्ट्र के सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार में प्रमुख उदाहरण का त्योहार, पर्व आदि, जबकि राजभाषा की बात करें तो राजभाषा कार्यालय व प्रशासनिक प्रयोगों में उपयोग में आती है। राष्ट्रभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा को यह दर्जा किसी विदेशी को नहीं मिल सकता, जबकि राजभाषा की विदेशी को भी मिल सकता है। मध्यकाल में फारसी और अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी राजभाषा थी, याद रखिएगा इसको। उसके बाद राष्ट्रभाषा की बात करें तो राजनीतिक मान्यता प्राप्त होना आवश्यक नहीं है, जबकि राजभाषा को राजनीतिक मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। राष्ट्रभाषा की बात करें तो परिवर्तन मंद गति से होता है, जबकि राजभाषा की बात करें तो परिवर्तन आदेश द्वारा भी हो सकता है। राष्ट्रभाषा की बात करें तो शब्द संपदा स्थानीय होती है, जबकि राजभाषा में पारंपरिक होती है। इस प्रकार दोनों संकल्पनाएं अपने अपने स्तर पर भिन्नता धारण करती हैं। ठीक है, तो ये इनका ये देखा हमने किस तरीके से इनको बेहतरीन मार्क्स मिले हैं इस तरीके के आंसर राइटिंग में। वैसे ये पर्टिकुलर हिंदी साहित्य के लोग हैं, वैसे लगभग जो यूपीएससी देते हैं वो अधिकतर हिंदी साहित्य लेते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में अभी ऐसा माना जा रहा है काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।